हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में संघवाद किस प्रकार से लागू हुआ है। तो आपको पता है कि भारत में बहुत सारी विभिन्नताओं को आदर करते हुए मिलजुल कर एक साथ रहने की जो भावना, जो सोच डेवलप हुई है, उसके पीछे है हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्य। संविधान में जो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो अलग अलग तरह के लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बॉन्डिंग है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, ये लगातार जो है मजबूत होती जा रही है। इस वीडियो लेक्चर में हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य। सेकंड, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। और तीसरा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप या राज्य और केंद्र के आपसी संबंध, इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत में बहुत अच्छे तरीके से फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस में है, बहुत और कामयाब रही है। तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य के बारे में जानते हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय का भारत का नक्शा और आज के भारत के नक्शे में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय जो हमारे राज्यों की जो पॉलिटिकल बाउंड्री थी, जो सीमाएं थी, आज के मुकाबले अलग थी। उसकी वजह यह थी कि उस समय जो है राज्यों की संख्या हमारे देश में कम थी और आज ज़्यादा है। तो भारत के नेताओं ने उस समय ये महसूस किया कि राज्य का शासन ठीक प्रकार से चलाने के लिए राज्यों का साइज जो है छोटा करना पड़ेगा। तो राज्य जो है किस आधार पर बनाया जाए, स्टेट किस आधार पर बनाया जाए, इसके लिए ज़्यादातर नेता जो है वो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने के फेवर में थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे नेता जो है वो इस बात से डरते थे कि कहीं भाषा के आधार पर स्टेट बना दिया जाए तो फिर भारत का कहीं जैसे विभाजन हुआ और इतने दंगे फसाद हुए और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को जान माल की हानि हुई, तो कहीं वैसी स्थिति ना हो जाए। 1956 में राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर किया गया। इसमें कोशिश की गई कि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहे, उनकी एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों की मेजॉरिटी जो है, संख्या ज़्यादा जो है वो उस स्टेट में रहें। तो जैसे पंजाब में पंजाबी बोलने वाले, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले, असम में असमिया बोलने वाले, केरल में मलयालम बोलने वाले लोग ही ज़्यादातर रहें, उनकी मेजॉरिटी रहे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जो राज्य बनाए गए हैं वो सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं बनाए गए। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें वहाँ की ज्योग्राफी, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति के आधार पर बनाए गए हैं। जैसे झारखंड, उत्तराखंड, जो ये ज्योग्राफी के हिसाब से बनाए गए हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो कल्चर के आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर राज्य भारत में भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। आगे जाकर ये देखने में आया कि जो डर था कि भाषा के आधार पर जो है अलग देश की डिमांड बढ़ेगी, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होगा, वो डर जो है नाजायज था। बल्कि इसका अपोजिट हुआ कि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए उन राज्यों में पहले से बेहतर तरीके से जो है काम होने लगा था। सेकंड, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। भारत की भाषा कौन सी होगी, भारत की लैंग्वेज कौन सी होगी, इस पे भारतीय नेताओं में विस्तार से चर्चा किया गया, लेकिन किसी एक भाषा पे सर्वसम्मति नहीं बन पाई। जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वो चाहते थे कि हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा है और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज जो है वो बनाया जाए, जबकि साउथ इंडिया के लोग जो है वो हिंदी के साथ परिचित नहीं थे, फैमिलियर नहीं थे और वो चाहते थे कि इंग्लिश को ही कॉन्टिन्यूशन में रखे। तो ये डिसाइड किया गया कि 1965 तक हिंदी भाषा को जो ना सब सीख लेंगे और तब तक जो है इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखा और हिंदी को जो है प्रमोट किया गया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज की डेट तक भी हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है।
इसका क्या मतलब है? हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसी तरह जो है भारत में हिंदी के अलावा 21 और ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको शेड्यूल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। 1965 के बाद भी ये डिसाइड किया गया कि हिंदी जो है वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। साथ में ये भी डिसाइड किया गया कि राज्य सरकार उनके राज्य में कौन सी वो भाषा ऑफिशियल होगी वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए काम करता रहेगा। लेकिन या आप इस बात को ध्यान रखिए कि हिंदी जो है किसी राज्य पे थोपी नहीं जाएगी। राज्य का ये अपना अधिकार क्षेत्र है, अब उसकी अपनी स्वतंत्रता है कि वो अपनी भाषा, अपने राज्य की ऑफिशियल भाषा कौन सी रखे। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा में ही सारे काम किए जाते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा, राजकीय भाषा जो है पंजाब की वो पंजाबी है। ऐसे ही तमिलनाडु में तमिल भाषा जो है उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनकी आधिकारिक भाषा है, उसी में सारे कामकाज होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हो तो आप विकल्प के रूप में जो 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हो और उसी में अपने आंसर, अपने उत्तर लिख सकते हो। भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हर राज्य को अपने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑप्ट करने की स्वतंत्रता है। उसके साथ साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी राज्य पे उसको थोप नहीं सकता। थर्ड, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप 1947 से लेकर और 1990 तक लगभग जो है सभी राज्यों में और केंद्र में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें थी और वही डोमिनेट करती थी। अगर किसी राज्य में नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार आ भी जाती तो उनके अधिकार क्षेत्रों की अवहेलना होती, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। और कई बार ऐसा भी देखने में आया कि संविधान में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल करके उन राज्यों को भंग भी कर दिया जाता था, उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता था और वहाँ का कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लागू करके अपने अंडर में ले लेता था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1990 तक जो है 1947 से लेकर 1990 तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेशन थी और उसी की जो है पूरे देश में सरकारें होती थी, या जो नहीं होती थी उसे जो है वो जो महत्व नहीं देता था, इंपॉर्टेंस नहीं देता था, उनकी सुनी नहीं जाती थी। लेकिन 1989-90 में लोकसभा के इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने दम पे इतनी संख्या में नहीं आ पाए जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, तो उसे बहुत सारे राजनीतिक दल, जिसमें ज़्यादातर जो है क्षेत्रीय दल होते थे, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती थी, जिनकी स्टेट में गवर्नमेंट होती थी, तो उनको शामिल करके जो ना सरकार बनाया गया। और इस प्रकार की सरकार को गठबंधन की सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि कोएलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाए, उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। और उसके बाद से लगातार ही जो ना भारत में गठबंधन की सरकारें बनती आ रही हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत सारे जो है इसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे, जिसमें ज़्यादातर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे जिनकी स्टेट में सरकारें होती थी। अब जो है उनका केंद्रीय सरकार में योगदान था और उनके बिना जो है केंद्रीय सरकार जो है वो नहीं रह सकती, क्योंकि अगर उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो उनकी केंद्रीय सरकार की गिर जाएगी। तो इसलिए अब उनकी बात भी मानी जाने लगी। और वास्तव में जो फेडरलिज्म के लिए चाहिए कि सेंट्रल जो है स्टेट की बात सुने और स्टेट जो डिमांड करता है, स्टेट की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटर बिहेव करे। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1990 के बाद वास्तव में जो है फेडरलिज्म सेंट्रल स्टेट रिलेशन की वजह से वो कामयाब हुआ। तो आप जो है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और कोई बात अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेजिए और मैं उसका जो है जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।